किसने प्रश्न पूछा था पटना हाई कोर्ट के बारे में? सर मैंने। अच्छा, आप लोग पहले तो ये बताएं कि क्या आप लोगों ने पटना हाई कोर्ट के फॉर्म भर दिया सबने? यस सर। ठीक है, तो मुझे फटाफट जिसने भर दिया फॉर्म बताएं कि पटना हाई कोर्ट का सिलेबस क्या है। मतलब रहता है कि मैं बताऊं, आप लोग बताएं सिलेबस क्या है। पढ़ा आपने सिलेबस? सर फर्स्ट टेयर में एग्जाम होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 80 मार्क्स के पूछे जाएंगे। हम्म और उस जो 45 मिनट्स का होगा, उसके बाद हम्म 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा, हम्म जिसमें कॉपी सबमिट करना होगा। उसके हम्म बाद 2 घंटे का पेपर होगा ट्रांसलेशन का, जिसमें 2 हिंदी के और 2 इंग्लिश के ट्रांसलेशन होंगे। सेकेंड ईयर में आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, कंप्यूटर ठीक है, प्रोफिशिएंसी प्रोफिशिएंसी टेस्ट टेस्ट। छोड़ दीजिए, ठीक है, वो बात की बात है, वो छोड़ देते हैं हम। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इस बार है। पिछली बार केवल टाइपिंग था हिंदी के लिए, पर इस बार कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, उसको हम देख लेंगे बाद में। इस बार हिंदी टाइपिंग है, करेक्ट? हाँ सर, 20 वर्ड्स पर मिनट। पिछली बार हमारा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट था, इस बार स्पेसिफिकली हिंदी टाइपिंग उन्होंने मांगा हुआ है, इज इट? यस सर। हाँ, ठीक है, तो हम देख लेंगे, वो तो बात की बात है। अभी हम लोग फोकस करें रिटेन टेस्ट पे, जो कि आपका 2 पार्ट में होने वाला है। पहले पार्ट में जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वे क्वेश्चंस आपका हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी ग्रामर, मतलब इंग्लिश ग्रामर, हिंदी व्याकरण, और उसके साथ में कुछ जो न्यायालयीन प्रक्रिया और लीगल सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो ठीक है, जो मतलब वैधानिक प्रक्रिया है उससे रिलेटेड प्रश्न तो आप लोग देख सकते हैं पटना हाई कोर्ट की साइट पे जाकर के, वहां से भी आप विगत वर्ष के जो भी और एग्जाम्स के, जैसे स्टेनोग्राफर्स के या फिर उसके क्लर्कियल कैडर के जो भी क्वेश्चन पेपर्स है, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको वहां से बहुत सारे प्रश्न उसके मिल जाएंगे, तो वो बहुत बड़ा इशू नहीं, यू कैन गेट दैट। अब हम आते हैं हिंदी और इंग्लिश ग्रामर और ग्रामर के ऊपर का जो पोर्शन है, तो उसका एक पूरा कंप्लीट उन लोगों ने थॉरली सिलेबस दिया हुआ है, और उस सिलेबस को यदि आप उठा करके हमारे सिलेबस से मैच करेंगे, जिसकी लिंक आपको ऑलरेडी मैंने भेजी हुई है, तो आप पाएंगे कि ज्यादातर मतलब ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हम लोगों ने एसएससी के इस आरएपीसी बैच के दौरान कवर कर लिया है, और उसके ऊपर बहुत डिटेल सेशंस आपके पास में है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास में है। मतलब हमारा शायद ही ऐसा कोई सेशन हो जिसमें हमने 100 से कम इंपॉर्टेंट प्रश्नों का आपको अभ्यास कराया, तो वो सब हमने किया है। अगेन हम उसका रिवीजन भी करेंगे। तो जो लोग निरंतर एसएससी के लिए हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर रहे हैं, उनका तो ये जो पहला पोर्शन है, पहले पेपर का पोर्शन है, वो बहुत हद तक तैयार हो चुका है और रिवाइज करके और अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब हम आते हैं दूसरे सेशन के दूसरे पोर्शन के ऊपर, दैट इज आपका अनुवाद। अब अनुवाद जो है वो कम्प्लीटली आपका जो है लीगल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड पैसेज पूछा जाता है आपसे। हम लोगों ने पिछले वर्ष ऑलरेडी पटना हाई कोर्ट ट्रांसलेटर के लिए एक बैच किया था, जिसमें लगभग लगभग 45 से 50 पैसेजेज हमने 1 महीने के अंदर प्रैक्टिस कराए थे, जो कि प्योरली लीगल पैसेजेस, प्योरली लीगल पैसेज। उसमें से बहुत सारे पैसेजेज अपने अनुवाद अभ्यास बुक में भी हमने इंक्लूड किए हैं, सारे नहीं किए, कुछ पैसेजेस हमने उसमें से इंक्लूड किए हुए हैं। तो वो तो है ही हमारे पास में। उसके अतिरिक्त हम अभी इस बार, जैसे हमने पिछली बार, चूंकि समय कम था प्लानिंग करने का, मतलब इतनी अच्छी योजना हमारे पास बनाने का समय था नहीं, इसलिए हम लोगों ने सीधा लीगल पैसेज से अनुवाद करने की शुरुआत करी थी। इसमें हुआ क्या था कि जिन लोगों की अनुवाद पे ठीक ठाक पकड़ थी वे लोग तो कर पाए, है ना, लेकिन जिन लोगों की पकड़ नहीं थी उनको थोड़ा सा पीछे रह गए थे। तो इस बार हम लोग शुरू जो करेंगे, जब इसके लिए हम आपको असाइनमेंट देना शुरू करेंगे, तो हम वर्ड्स से शुरू करेंगे। ठीक है, लीगल वर्ड्स पहले हम आपसे करवाएंगे, फिर आपसे हम लैटिन लीगल वर्ड्स करवाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंग्लिश में, मतलब जब हम कोर्ट की भाषा देखेंगे तो इंग्लिश में बहुत सारे लैटिन वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो हम उसको उसका भी अभ्यास आपसे करवाएंगे, मतलब असाइनमेंट के जरिए, और डेली के हिसाब से आपको हम असाइनमेंट देंगे और आप उसका असाइनमेंट करेंगे, फिर अगले दिन उसका हम आपको सही उत्तर दे देंगे, तो आप मिला करके देख सकते हैं कि आप कितना सही किया, कितना गलत किया। और ये करने के बाद फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग वाक्यों पे आएंगे, और वाक्यों के बाद तब हम पैसेजेस पे आएंगे। तो ये पूरा कितनी भी जल्दी होगा, अभी तो मेरे ख्याल से 5 या 7 जुलाई तक तो फॉर्म भरने का ही डेट है। कब तक फॉर्म भरने की आखिरी तिथि है? सर 30 जून तक। हाँ, 30 जून तक तो फॉर्म भरना ही है। उसके बाद 1 महीना 1.5 महीने का समय, कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय जाएगा, है ना। तो
उसमें हम लोग ये प्रयास करेंगे कि फेज वाइज हम लोग पहले शब्द, फिर वाक्य, और फिर उसके बाद हम लोग गद्यांश का आपसे अभ्यास कराएं। 40 तो ऑलरेडी आपके पास में, 40 से 45 ऑलरेडी आपके पास में है पहले से, जो आप कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं सब लोगों को भेज दूंगा धीरे धीरे जब हम शुरू करेंगे। तो उसके अतिरिक्त हम डेली नया डालेंगे, तो कम से कम हम लोग, हमारे पास 40 से 45 दिन का समय रहेगा जिसमें हम लोग डेली एक अनुवाद के असाइनमेंट का अभ्यास करेंगे। ठीक है। जब हम पैसेज करना शुरू करेंगे, उसके बाद हम मॉक टेस्ट करेंगे, उसका आपकी उस कॉपीज की इवैल्यूएशन भी करेंगे हम, उसको हम देखेंगे, और इंडिविजुअली जो लोग पटना हाई कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं, केवल उनके लिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, वो भी हम करके आपको देंगे। जो लोग रिटेन क्वालिफाई करेंगे उनके लिए टाइपिंग के लिए, हिंदी टाइपिंग तो बहुत सारे लोगों को आती है, जिनको नहीं आती है, हमारा प्रयास रहेगा कि आपको हम यूनिकोड पे टाइप करने के लिए अलग से सेशन करें, और कुछ आपको हम ट्रिक्स बताएंगे जिससे कि आप कम समय में यूनिकोड पे अच्छी टाइपिंग करना सीख सकते हैं। एंड देन अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो इंटरव्यू के लिए सेशन हम करेंगे, मॉक इंटरव्यू वगैरह भी करेंगे। पटना हाई कोर्ट के लिए पिछले साल भी हमने किया था, और हमारे बहुत सारे बच्चे पटना हाई कोर्ट में सेलेक्ट पिछली बार अनुवादक कैडर में हुए भी थे। तो इस तरीके से एक पूरा ये रोड मैप है, मतलब जो एक मोटे तौर पे हम लोगों ने बना के रखा हुआ है। थोड़ा सा हम लोग और 2 4 5 7 10 दिन का वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग, मतलब मे बी 20 तारीख के बाद हम लोग इसको डेली असाइनमेंट वाला शुरू कर लेंगे। उससे पहले आपको क्लास की लिंक भेज दी जाएगी, जो असाइनमेंट की क्लास होगी। लाइव क्लास इसके लिए अलग से नहीं होगा। लाइव क्लास मतलब कुछ कुछ बीच में स्पेशल लाइव क्लास हम करेंगे, वो अलग है, लेकिन रेगुलर लाइव क्लास की कोई आवश्यकता इसके लिए नहीं है। इसके लिए जितना आप ज्यादा अभ्यास करेंगे अनुवाद का, उतना हो पाएगा। हाँ, लीगल अनुवाद करना कैसे है इसके ऊपर जरूर हम लाइव क्लास करेंगे। हम आपको जितना जानते हैं उतना बताएंगे। उसके अतिरिक्त हम कुछ स्पेशलिस्ट जो विशेषज्ञ हैं, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में एज ए अनुवादक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वे लोग भी आपको बताएंगे कि लीगल ट्रांसलेशन कैसे करना ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। चलिए, अब ऐसा लग रहा है कि आज का ये सेशन करते करते आखिर में ऐसा होगा कि मैं अकेला बच जाऊंगा इस सेशन में, बिल्कुल एकदम डटा हुआ, और बाकी पूरी जनता मैदान छोड़ देगी। इससे पहले नहीं क्या, सर, ऐसा नहीं है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। इससे पहले कि ऐसा हो, हम लोग सेशन को विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। सर एक मिनट सर, मेरा एक बात है सर। जी जैसे NICL का सर अभी जी एडमिट आज डेट आया है, जी। तो सर उसके लिए संक्षेपण वगैरह के लिए थोड़ा सा बताते तो अच्छा होता सर। फिर से डेट आ गया है ना ICL के लिए, तो बीच में एक बार आया था, तो हम लोगों ने काफी उसके लिए सारे कंटेंट तैयार जी किए सर। थे, सेशन भी एक हमने करा था, संक्षेपण भी मैंने करवाया था। तब तक उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, तो हम लोग भी शांत हो गए। तो अच्छा, आज आया है क्या उनका डेट? कब का डेट है? जी, सर 6 6 तारीख का है सर, जुलाई 6 जुलाई। अच्छा, ठीक है। देखिए, संक्षेपण संक्षेपण जो है, इसमें ऐसा ये कोई बहुत विशेष इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। संक्षेपण में आप, ये पहले भी जब आप लोग स्कूल में होंगे तो कई बार आपने संक्षेपण वाले प्रश्न किए होंगे, कई बार हिंदी में, कई बार इंग्लिश में, कि कोई एक पैसेज दिया, उसका क्रक्स क्या है। ठीक है, उस वो पैसेज ओवरऑल क्या कहना चाहता है। अगर 500 शब्दों का पैसेज है या 300 शब्दों का पैसेज है, तो आप 50 शब्दों में उस बात को कह रहे हैं, या 60 सार शब्दों लेखन में। टाइप का ना सर। हाँ, तो इसी को हम संक्षेपण कहते हैं। कि कुछ जैसे जब हम किसी चीज को विस्तार में कहते हैं तो हर चीज की डिटेलिंग करते हैं। जब हम संक्षेपण करेंगे तो डिटेलिंग नहीं करेंगे, बस उसको एकदम पिन पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट लिखते चले जाएंगे, तो छूटे कुछ भी ना और कम से कम शब्दों में हो जाए, वही संक्षेपण है। ठीक है, तो इसके लिए क्या मतलब, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। इसकी सबसे पहले आप पढ़ के समझ ले कि इसका क्रक्स क्या है। जो अनुवाद वाला स्टेप से शुरुआत हुई, वो यहाँ भी है कि पढ़ के समझ ले कि कहना क्या चाहता है। जब एक बार आप समझ गए, उसका क्रक्स आपको समझ में आ गया, फिर आप उसमें कुछ कीवर्ड्स नोट कर ले। संक्षेपण में कीवर्ड्स नहीं छूटने चाहिए। जो भी कीवर्ड्स है, मान लीजिए कि कोई भी ऐसा टॉपिक है, जैसे हम कहें महिला सशक्तिकरण के बारे में है, या कुछ भी इस तरीके से, तो आप एक तो आप बिल्कुल क्रक्स देख ले कि किस चीज के बारे में है ना, क्या कहना चाहता है। उसके बाद उसके कीवर्ड्स देख ले और अलग से लिख ले। कीवर्ड्स लिखने से क्या है, कीवर्ड्स को आप अपने संक्षेपण में जरूर लिखें, ताकि कीवर्ड्स नहीं छूटने चाहिए। कीवर्ड्स रहने से क्या होता है कि एक समग्रता का लगता है कि नहीं, सारी बातें कवर हो गई।
ठीक है। और उसके बाद में फिर आप ये भी ध्यान में रख लें कि किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है, किस टेंस में बात कही जा रही है, मतलब वर्तमान काल की बात कही जा रही है, भूतकाल की बात कही जा रही है, भविष्य काल की बात कही जा रही है, संभावनाओं की बात की जा रही है ना। तो जब आप संक्षेपण करें तो उस समय भी आप इस बात को ध्यान में रखें कि जिस काल की बात कही जा रही है उसको आप उसी काल में अपना संक्षेपण भी रखें, उसको बदलना नहीं, ठीक है। और फिर जी उसके सर। बाद में आप जो है करें, 1 2 4 6 करेंगे तो अभ्यास करें तो हो जाएगा। अगर एक सर कुछ क्लास एक आध क्लास हो पाए तो सर करेंगे, करवा कर दीजिए। लेते हैं हम एक सेशन इसके ऊपर। हम 6 जुलाई तो बहुत जल्दी का टाइम आ गया, फिर भी हम एक सेशन जरूर करेंगे इसके ऊपर। मुझे एक बार उसका नोटिस शेयर धन्यवाद कर सर। दीजिएगा विशाल जी, ठीक है। जी सर, जी सर। चलिए, थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि, मिलते हैं। गुड नाइट सर। शुभ रात्रि ओके। सर। जी।